गगनपुर गांव में एक किसान विनोद अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करता था, जो खेती करके अपना घर चलाता था। लेकिन उस रात आए तूफान ने विनोद को बहुत डरा दिया था, क्योंकि तूफान बहुत तेज था। तेज तेज हवाएं चल रही थी और हर हवा का झोंका विनोद का सीना चीर रही थी। विनोद खिड़की पर खड़ा खड़ा सोच रहा था, हे भगवान, आपकी ये कैसी लीला है। जब मेरी फसल बनकर तैयार खड़ी है तब इतना तेज तूफान चल रहा है। अगर ऐसे ही तूफान रात भर चलता रहा तो मेरी फसल तो खराब हो जाएगी, और अगर मेरी फसल खराब हो गई तो मैं अपने माँ बाप को क्या खिलाऊंगा। विनोद एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार किसान था। विनोद ईमानदारी से अपना काम करता और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता। लेकिन रात भर चल रहे तूफान ने उसकी नींद उड़ा दी थी। वो रात भर न सोया, बस खिड़की पर खड़े होकर तूफान रुकने का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही माँ, पिताजी, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ फसल देखने। रात भर तूफान चला है, न जाने फसल का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है बेटा। विनोद खेत की ओर निकल जाता है और चलते चलते कुछ देर में विनोद अपने खेत पर आ जाता है, जहां वो देखता है उसके खेत फसल में पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हे भगवान, ये क्या, मेरी सारी फसल तबाह हो गई। हाय, अब मैं क्या करूंगा। मेरी तो सारी फसल नष्ट हो चुकी है। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाऊंगा। मेरे पास तो अलग से कोई दूसरा अनाज भी नहीं है। हे प्रभु, ये तूने क्या किया। ये गरीब के पेट पर लात मार दी। काफी देर अपने खेतों को देखने के बाद विनोद कुछ सोचता है और कहता है, अब इस गांव में कुछ नहीं बचा है मेरा। एक खेती का ही सहारा था, वो भी उस तूफान ने बर्बाद कर दिया। अब मेरा इस गांव में रहना सही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर शहर चला जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। विनोद ऐसा कहकर अपने घर की ओर निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज किसकी है? लगता है कोई किसी मुसीबत में है। पर यह आवाज आ कहां से रही है? मुझे उस आवाज को ध्यान से सुनना होगा। विनोद वहीं रुककर आवाज ध्यान से सुनने लगता है। हाँ, यह आवाज इसी दिशा से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए कौन है। विनोद उसी दिशा की ओर निकल जाता है जहां से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही विनोद वहां पहुंचता है, वो देखता है एक मैना अपने घायल बच्चों को देख देख कर रो रही है, जो बच्चे अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुए थे। अरे अरे, मैना, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या बताऊं, कल रात आए तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे कुछ दिन पहले ही पैदा हुए थे। वो अपने घोंसले से नीचे गिर गए और घायल हो गए। मेरा घोंसला भी बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चों के अभी पंख भी नहीं आए थे, ये तो उड़ भी नहीं सकते। लगता है इस जालिम तूफान ने बहुत सारे लोगों का घर नष्ट किया है। तुम रो मत मैना, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। माना आप मेरी कैसे मदद करेंगे? रुको, मैं अभी आता हूँ। विनोद आसपास के कुछ पौधों के पत्ते तोड़ता है और उसका रस बना लेता है। ये क्या है? ये औषधि है। इसे लगाने से तुम्हारे बच्चे जल्द ही ठीक हो जाएंगे।
विनोद उस औषधि को मैना के बच्चों के घाव पर लगा देता है, जिससे उन्हें कुछ आराम मिलता है। और मैना का घोंसला भी पेड़ पर रखकर मैना के बच्चों को उस पर बिठा देता है। मैना बहन, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे बच्चे अब कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे ठीक है और मेरा घर भी। तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है मैना बहन, अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है भाई। विनोद वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू बड़ा उदास उदास लग रहा है। हमारी फसल ठीक तो है ना? मैंने अगर पिताजी को सच बता दिया कि हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है तो वो परेशान होंगे और चिंता भी करेंगे। मैं उन्हें अभी सच नहीं बता सकता। अरे क्या सोच रहा है बेटा? तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। अरे सब ठीक है ना? हमारी फसल बर्बाद तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, हमारी फसल बर्बाद नहीं हुई है, एकदम ठीक है। चलो अच्छा है। विनोद बेटा, खाना खा ले। हाँ माँ। विनोद अपने माता पिता को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके माता पिता फसल की बर्बादी के बारे में जानकर दुखी हो। इसीलिए उसने अपने माता पिता से झूठ बोला था। माँ, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अच्छा, मैं सब जानती हूँ। विनोद चौंक जाता है। क्या माँ? तेरी तो रोज की आदत है अपने माँ के खाने की तारीफ करने की। मैं तुझे इसके बदले गुड़ जो देती हूँ। विनोद के आंखों में आंसू थे। अरे बेटा, क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू? अरे नहीं माँ, वो लगता है मेरी आंखों में कचरा चला गया है। ला माँ, मेरा गुड़ दे दे, खेतों की तरफ जा रहा हूँ। ले बेटा। विनोद गुड़ लेता है और खेतों की तरफ निकल पड़ता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ये मेरी कैसी परीक्षा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे माता पिता कितने खुश हैं। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि हमारी फसल उस जालिम तूफान ने बर्बाद कर दी है तो न जाने कितने दुखी होंगे। आज तो मुझे कहीं कोई दाना नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? इस तूफान ने तो चारों तरफ तबाही ही तबाही मचा रखी है। किसी की फसल नहीं छोड़ी इस तूफान ने। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जा सकती दाना लाने के लिए। मैना उदास होकर उसी पेड़ की डाल पर बैठ जाती है जहाँ विनोद बैठा बैठा रो रहा था। अरे ये तो वही भला इंसान है जिसने मेरी और मेरे बच्चों की मदद की थी। ये तो बड़ा दुखी मालूम होता है। मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए, आखिर ये दुखी क्यों है? कहीं उस तूफान का कहर इस पे भी तो नहीं गिरा? मैना विनोद के पास आती है। भाई, क्या हुआ? तुम आज बहुत परेशान लग रहे हो। अरे मैना बहन, तुम? हाँ, मैं ऊपर के पेड़ की ही डाल में बैठी थी कि तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मैना बहन। नहीं भाई, तुमने मुझे बहन कहा है और तुमने मेरी मदद भी की थी। अब तुम जब परेशानी में हो तो मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हारी परेशानी को मैं सुनूं और तुम्हारी मदद करूं। मैना बहन, क्या बताऊं, जिस तूफान ने तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे बच्चों को घायल कर दिया,
उसी तूफान ने मेरी भी सारी फसल बर्बाद कर दी। मेरी जीविका का एकमात्र सहारा मेरी खेती ही है, लेकिन अब वही फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा। मैं तो शहर भी नहीं जा सकता उन्हें छोड़कर। मेरे बूढ़े माँ बाप की उम्र भी काफी है। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई तुम्हारे साथ। इस तूफान ने न जाने कितने लोगों के घर और खेत बर्बाद किए होंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, शायद भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुमसे बुलाया है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैना बहन। मतलब जिस तरह तुमने मेरी मदद की थी, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, जिससे तुम्हारे माता पिता भूखे ना रहे और आराम से रहे। क्या क्या तुम सच कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। पर कैसे बहन, कैसे तुम मेरी मदद करोगी? भाई, मैं तुम्हें एक खजाने का पता बताती हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और तुम खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर लोगे। क्या खजाना? पर वो खजाना है कहाँ मैना बहन? भाई, वो खजाना यहाँ से कुछ कोस दूर एक पहाड़ है, उसके पीछे एक नदी है। उसी नदी के पार जब तुम जाओगे तो तुम्हें एक गुफा मिलेगी। बस वो खजाना उसी गुफा में है। अच्छा, लेकिन याद रहे, तुम्हें उस खजाने से उतना ही निकालना है जितनी तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने उससे ज्यादा लालच किया तो जितना तुम लोगे उससे भी तुम खो बैठोगे। ठीक है बहन, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा सुनो, ये रखो, तुम्हारे काम आएगा, और इसे अपने बच्चों को भी खिला देना। ये क्या है? ये गुड़ है, मेरी माँ मुझे रोज देती है। तुम इसे अपने पास रखो, कुछ दिनों तक ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे को भूख से बचाएगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो भाई। मैं आज दिन भर से परेशान हो रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई दाना नहीं मिला। उस तूफान ने सबकी फसल बर्बाद कर दी। मुझे लगा आज मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे जीवन में भगवान की तरह आए हो। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। विनोद उस खजाने की खोज में निकल पड़ता है। चलते चलते उसे एक पहाड़ दिखाई पड़ता है। मैना बहन ने कहा था कि रास्ते में एक पहाड़ पड़ेगा। लगता है ये वही पहाड़ है। विनोद फिर चलने लगता है और चलते चलते उसे एक नदी दिखाई देती है। लगता है मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। मैना बहन ने इस नदी के बारे में भी बताया था। मुझे और आगे बढ़ना होगा। विनोद आगे बढ़ जाता है और चलते चलते उसे भूख लगने लगती है। हाय राम, ये क्या, चलते चलते मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। मैं तो कितना ज्यादा थक गया हूं, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा और भूख भी लग रही है। पर इस जंगल में तो कहीं कुछ खाने को दिख भी नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ इस जंगल में मुझे मिलेगा भी क्या। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। विनोद आगे बढ़ जाता है। चलते चलते उसे काफी थकान लगने लगती है। नहीं नहीं, और नहीं, अब मेरा शरीर जवाब देने लगा है। अब मैं और नहीं चल पा रहा। मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं तो यहीं बेहोश हो जाऊंगा। ये काम करता हूँ, आसपास देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। विनोद आसपास खाने के लिए कुछ तलाशने लगता है। काफी देर तलाशने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। अरे अरे, वाह, मिल गई मुझे फल। चलो अब सांस में सांस आई। अब जल्दी से इन फलों को तोड़कर खा लेता हूँ, शरीर में कुछ ताकत आएगी।
विनोद जमीन से बस एक पत्थर उठाता है और उसे पेड़ के फलों पर दे मारता है, लेकिन जैसे ही पत्थर उन फलों पर पड़ता है, सारे फल अचानक से गायब हो जाते हैं। ये कैसा जादू है? इस पेड़ के सारे फल अचानक कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या है? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है? विनोद डर जाता है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। विनोद वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी एक आवाज आती है। रुको, कौन है? मुझे सुनो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। कौन? क्या कोई तुम भूत हो? नहीं, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। सामने देखो, मैं उसी पेड़ से बोल रहा हूँ जिसके फल तुम अभी अभी तोड़ रहे थे। तुम इस पेड़ के फल नहीं खा सकते। पर क्यों फल नहीं खा सकता? क्योंकि तुम इंसानों ने हमें बहुत दुख दिए हैं। हम पेड़ों ने तुम इंसानों को क्या क्या नहीं दिया, मीठे और स्वादिष्ट फल, लकड़ियां और ठंडी शीतल छाया दी। लेकिन इसके बदले में तुम इंसानों ने हमारे साथ क्या किया? सारे पेड़ पौधे काट दिए। हमने तो इंसानों को कुछ न कुछ जरूर दिया है, बदले में कभी नहीं चाहा कि तुम लोग हम पेड़ों को भी कुछ दो। लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे तो सोचो तुम इंसानों का क्या होगा? क्या हुआ? तुम मुझे ठीक ठीक बताओ। ये अच्छा है, तुम इंसानों को तो हम पेड़ों की तकलीफ ही नहीं पता कि हमें क्या परेशानी है। तुम इंसान पेड़ तो काटते जाते हो, लेकिन कभी कोई दूसरा पेड़ लगाने का सोचा है? सब सिर्फ पेड़ काटते हैं, कोई दूसरा पेड़ नहीं लगाता, जिससे पृथ्वी का जल स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है और पानी की कमी के कारण हम पेड़ सूखते जा रहे हैं। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बताओ, मुझसे जो हो पड़ेगा मैं करूँगा। मैं तो एक पेड़ हूँ, हर किसी को नहीं समझा सकता, लेकिन तुम एक इंसान हो। तुम लोगों के घर घर जाकर ये संदेश दे सकते हो, अगर वो एक पेड़ काटे तो उसे 2 पेड़ लगाने हैं और कोशिश करनी है कि हरे भरे पेड़ पौधों को न काटे, हमारी रक्षा करे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी एक दिन बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। ठीक है, तुमने जो बताया है मैं वैसा ही करूंगा, तुम चिंता मत करो। और मैं अपने घर जाकर सबसे पहले शुरुआत खुद से करूंगा। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। पेड़ विनोद की बातों से बहुत खुश हो जाता है और अपने कुछ फल नीचे गिरा देता है। ये लो मित्र, पेट भरकर खा लो इन फलों को। विनोद जल्दी से उन फलों को उठाता है और पेट भरकर खा लेता है। धन्यवाद आपको, ये फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं। मेरा तो पेट भर गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विनोद पेड़ का शुक्रिया कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते विनोद काफी दूर आ जाता है। न जाने और कितनी दूर है वो गुफा। बड़ी तेज धूप लग रही है और प्यास भी लग रही है। विनोद चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाता है। ये रही नदी। एक काम करता हूँ, अपनी प्यास बुझा लूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। विनोद नदी के पास पहुंचता है और पानी पीने लगता है। वाह, कितना ठंडा पानी था। इस पानी को पीकर मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई। विनोद खुद से बातें ही कर रहा था, तभी उसकी नजर उसी नदी में पड़े एक सोने के सिक्के पर जाती है। वो क्या है? बड़ी चमकदार सी चीज लग रही है। विनोद नदी में हाथ डालकर उस सोने के सिक्के को बाहर निकाल लेता है। अरे, ये तो सोने का सिक्का है, पर यह सिक्का इस नदी में आया कैसे? लगता है इस नदी का उस गुफा से जरूर कोई संबंध है। लगता है अब मैं गुफा के बिल्कुल नजदीक आ चुका हूँ। विनोद उस सिक्के को उठाकर आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो एक गुफा के पास पहुंच जाता है। लगता है ये वही गुफा है। विनोद गुफा के अंदर चला जाता है। मैं गुफा के अंदर तो आ गया, लेकिन मुझे इस गुफा के अंदर तो कोई खजाना नहीं दिख रहा है।
विनोद उस गुफा में चारों तरफ घूम कर देखता है, लेकिन उसे कहीं कोई खजाना नहीं दिखाई देता। लगता है मैं गलत गुफा में आ गया हूँ। यहाँ कोई खजाना नहीं है। ये गुफा तो चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से बंद है। विनोद उस गुफा से वापस आने लगता है। विनोद जब उस गुफा से वापस आ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक और सिक्के पर पड़ती है जो नदी में पड़ा हुआ था। वो नदी उसी गुफा के अंदर से आ रही थी। ये क्या है? फिर से एक सोने का सिक्का। विनोद उस सोने के सिक्के को उठाता है और लेकर फिर से उसी गुफा की तरफ भागता है और नदी की दिशा की ओर जाता है। मुझे देखना होगा, ये नदी आखिर निकल कहाँ से रही है। विनोद चलते चलते उस नदी के पास पहुंच जाता है। हाँ, ये रही नदी। ये नदी इसी पत्थर से निकल रही है। पर इतना बड़ा पत्थर, ये यहाँ से कैसे हटेगा? हो न हो खजाना इसी पत्थर के पीछे है। मुझे कोशिश करनी होगी इस पत्थर को हटाने की। विनोद जैसे ही पत्थर पर हाथ रखता है, पत्थर अपने आप वहां से हट जाता है। ये क्या? इस बड़े पत्थर पर हाथ रखते ही ये यहाँ से हट गया। ये कैसे हुआ? विनोद जल्दी से अंदर जाता है, जहाँ बहुत सारा खजाना देख उसके होश उड़ जाते हैं। वाह, इतना सारा सोना! यहाँ तो खजाना नहीं बल्कि खजाने का भंडार है। मैं एक काम करता हूँ, अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से कुछ सोना निकाल लेता हूँ। विनोद सोने के कुछ सिक्के जितने उसको जरूरत थे उनको अपनी एक पोटली में निकाल कर रख लिया और पोटली को बांधकर वहां से बाहर आ जाता है। विनोद जैसे ही गुफा से बाहर निकलता है, उसे 3 चोर मिलते हैं। कौन है तू और यहाँ इस गुफा में क्या कर रहा है? अरे बोलता क्यों नहीं? अरे बोल भी, कौन है तू और यहाँ इस गुफा में क्या कर रहा है? अरे गूंगा है क्या? विनोद उन तीनों चोरों को देखकर डर जाता है। सरदार, इसके हाथ में तो एक पोटली है। जाओ उसके हाथ से वो पोटली छीन लाओ। ला, ये पोटली दे मुझे। विनोद उन तीनों को देखकर बहुत डर गया था। उसने कांपते हुए उस पोटली को चोर को दे दिया। चोर जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखता है, उसमें बहुत सारा सोना देख उन तीनों चोरों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना सारा सोना? भला इतना सारा सोना इस आदमी के पास आया कहाँ से? सरदार, ये तो ये आदमी ही बता सकता है, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे बोल, तेरे पास इतना सारा सोना आया कहाँ से? हैं? अरे बोल भी, इतना सारा सोना तेरे पास आया कहाँ से? ऐसे नहीं बोलेगा, रुको। चोरों का सरदार विनोद के पास जाता है और तलवार गले में लगाकर कहता है, अब बोल, तेरे पास इतना सारा सोना आया कहाँ से? अगर तूने नहीं बताया तो इस तलवार से तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। चल जल्दी बोल। विनोद चोर की तलवार से डर जाता है और कहता है, नहीं, वो इस गुफा के अंदर से। पागल बना रहा है हमें? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे ये सोना इसी गुफा से मिला है। वहाँ बहुत सारा सोना है, ढेर सारा। अरे बहुत हुआ, तू सच सच बताएगा कि अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये सोना इसी गुफा से लिया है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? सरदार, हम तो वर्षों से इस गुफा के आसपास घूम रहे हैं और उस खजाने को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें तो आज तक कोई खजाना मिला ही नहीं। लेकिन इस आदमी को इतना सारा सोना मिल गया। चल चल कर बता हमें, कहाँ है सोना? आप गुफा के अंदर जाइए ना, वहाँ आपको ढेर सारा सोना मिल जाएगा। नहीं, तो चल हमारे साथ। ठीक है, चलो। विनोद उन तीनों चोरों को लेकर गुफा के अंदर जाता है। अब बता, कहाँ है खजाना? इस गुफा में तो कुछ भी नहीं है। हमें पागल बना रहा है तू? आओ मेरे साथ आओ, इसी पत्थर के पीछे है खजाना। अरे ओ पागल इंसान, तूने हमें पागल समझ रखा है क्या? इतने बड़े पत्थर के पीछे तुझे सोना कहाँ से मिल गया? ये पत्थर तो इतना भारी है, हमसे क्या 1000 लोग भी यहाँ आ जाए तो उससे यह न हटे। नहीं भाई, मैं इस पत्थर के अंदर गया था,
वहाँ बहुत सारा खजाना है, मैंने इस पत्थर को हटाया था। ज्यादा सुरमा रखा बन रहा है, हाँ? अगर तूने इतने बड़े पत्थर को हटाया था तो एक बार फिर इस पत्थर को हटा। ठीक है। विनोद उस पत्थर पर एक बार फिर से जैसे ही हाथ रखता है, वो पत्थर अपने आप हट जाता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा पत्थर इस आदमी ने अकेले हटा दिया? ये तो कोई चमत्कारी इंसान लगता है। नहीं नहीं भाई, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मुझे नहीं पता ये पत्थर अपने आप कैसे हट गया। ठीक है, चल अब रास्ते से हट, मैं भी देखूं कहाँ है खजाना। तीनों चोर जैसे ही अंदर जाते हैं, वो सभी खजाना देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे दादा, ये क्या, इतना सारा सोना? मतलब ये आदमी सच कह रहा था। मजा आ गया इतना सारा सोना देखकर। अब सोच क्या रहे हो? अरे जल्दी करो, जल्दी से सारे सोने को उठा लो। चोर विनोद की पोटली उसी के पास फेंक देता है। ले रख तू अपना ये सोना, तो भी क्या याद रखेगा। विनोद अपनी पोटली लेकर वहां से आने लगता है। तभी अचानक से उस गुफा का पत्थर उस गुफा को अपने आप बंद कर देता है और तीनों चोर उस गुफा में फंस जाते हैं और अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं।